अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू 15 डेज ऑफ रिएक्ट नेटिव चैलेंज। दोस्तों, हमने 15 दिन का रिएक्ट नेटिव लर्निंग चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम 15 दिन के अंदर ऐप डेवलपमेंट सीखेंगे। जिसके अंदर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कंपोनेंट सिखाए थे कि आप किस तरह से कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हो रिएक्ट नेटिव के अंदर। जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था व्यू लगाना, टेक्स्ट लगाना, इमेज लगाना, टेक्स्ट इनपुट लगाना, स्क्रॉल व्यू लगाना और स्टाइल शीट लगाना। ये जो आपके बेसिक 6 कंपोनेंट थे, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिए थे। अब हम देखेंगे यूज़र इंटरफेस और लिस्ट व्यू को। यूज़र इंटरफेस के अंदर आपके पास 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका बटन और दूसरा होता है स्विच। लिस्ट व्यू के अंदर भी आपके 2 कंपोनेंट होते हैं, पहला आपका होता है फ्लैट लिस्ट और सेकंड आपका होता है सेक्शन लिस्ट। अब सबसे पहले हम देखेंगे बटन को। दोस्तों, जो बटन है ना, वो आपका एक इवेंट टाइप होता है कि आपका एक क्लिकेबल चीज़ होती है, जिस तरह से आप वेब डेवलपमेंट में बटन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम सबसे पहले बटन को सीखते हैं। रिएक्ट नेटिव के अंदर बटन लगाना बहुत ही आसान है। सिंपली आपने रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स के अंदर जाके बटन को पहले इंपोर्ट कर लेना। ये बाय डिफ़ॉल्ट उनकी एक फंक्शनैलिटी है, बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है बटन। आपने उसको इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने सेफ एरिया व्यू, ये चाहे लिखा रहने दे ना लिखा रहने दे, आप डायरेक्टली बटन को भी लिख सकते हो, लेकिन मैं सेफ एरिया व्यू के अंदर रखता हूँ ताकि हमारा जो कंटेंट है वो सेफ एरिया के अंदर ही हमें डिस्प्ले हो। हम यहाँ पे लिखेंगे बटन, उसके बाद यहाँ पे इसको नीचे जाकर क्लोज कर देंगे। चाहे आप एक लाइन के अंदर क्लोज कर दो तब भी कोई मसला नहीं। अब जैसे मैंने बटन टैग यहाँ पे लगाया, साथ ही मेरे पास एक बटन टाइप यहाँ पे आ गया। आप इसको अपने मोबाइल में चेक करोगे तो आपके मोबाइल के ऊपर भी सेम इस तरह का ब्लू कलर आ जाएगा। मैं चूँकि इसको वेब के ऊपर भी देख रहा हूँ, आपका व्यू वेब के ऊपर या एंड्रॉयड के ऊपर सेम ही आ रहा होता है, तो इसलिए इस चीज़ के लिए आपने मतलब टेंशन नहीं लेनी। आप जो वेब पे देख रहे हो वही आप अपनी ऐप पे देख रहे होगे, अगर आप एंड्रॉयड के ऊपर जाते हो या माई डिवाइस के ऊपर जाते हो। उसके बाद होता है टाइटल, कि आप टाइटल क्या रखना चाहते हो, तो टाइटल मैं इसके अंदर कोई भी रख सकता हूँ। इसका टाइटल मैं यहाँ पे कर देता हूँ लर्न मोर। आपने यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट लगा के फिर उसके बाद आपने डबल कोट्स लगा के इसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है, जो भी आप बटन का टेक्स्ट लिखना चाहते हो। मैंने बटन का टेक्स्ट दे दिया टाइटल लर्न मोर, और ये मेरे पास लर्न मोर टाइटल इसके ऊपर लग गया। उसके बाद इसको हम यहाँ पे कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। कलर अप्लाई करना सिंपल ही है, जस्ट आपने यहाँ पे कलर लिखना है, फिर आप यहाँ पे इक्वल करो और यहाँ पे चाहे सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर लो या आप इस्तेमाल कर लो डबल कोट्स। इसके अंदर आप यहाँ पे कलर कोड भी लगा सकते हो और सिंपली आप डायरेक्ट कलर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने रेड लिखा तो इसने उसको रेड कर दिया। अगर मैं इसको ब्लैक करना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं हैश लगा के 111 लिखूँगा, जो कि ब्लैक कलर का कोड है, तो वो वाला कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फिर इसके ऊपर आप इसके ऊपर इवेंट भी लगा सकते हो। ऑन क्लिक लगाना चाहो, यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑन प्रेस। इसके ऊपर आप वैसे स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के इसको अलग से स्टाइल भी कर सकते हो। आई होप आपको बटन की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं स्विच कंपोनेंट को। दोस्तों, स्विच कंपोनेंट आपका काम करता है टॉगल एक्शन की तरह। जिस तरह से आप टॉगल एक्शन अप्लाई करते हो, फर्स्ट टाइम क्लिक करते हो तो रिजल्ट और होता है, सेकंड टाइम आप क्लिक करते हो तो पहले वाला रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से आपका स्विच सिस्टम काम करता है। जिस तरह से आपका कोई भी स्विच लगा होता है, आपने बल्ब ऑन एंड ऑफ करना है, उसके लिए जो स्विच है ना, सेम तरह का कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो अब हम सीखते हैं स्विच कंपोनेंट को। बटन की तरह स्विच सिस्टम लगाना भी बहुत आसान है। सिंपली आपने यहाँ पे पहले स्विच कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे कॉल करना है। अब यहाँ पे कॉल करेंगे, इसके अंदर ना आपकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्विच के अंदर, या मैं आपको सारी अप्लाई करके बताता हूँ। यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। अब इसको क्लोज किया तो हमारे पास एक स्विच सिस्टम बन गया, लेकिन इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई इसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज नहीं हो रही। अब सबसे पहले इसको कोई ना कोई हम वैल्यू देंगे, तो वैल्यू देने के लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे और कांस्टेंट को हम यहाँ पे 2 इसके अंदर लगा लेंगे वेरिएबल, जिस तरह से हम स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट स्टेट इसको हम देंगे इज इनेबल, कि आपका जो बटन है इज इनेबल है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लगाएंगे सेट इज इनेबल, जिस तरह से हम नॉर्मली स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे यूज स्टेट का, और यूज स्टेट के अंदर हम इसकी जो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट है वो हम दे देंगे इसको फॉल्स, कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यहाँ पे फॉल्स हो। फिर ये जो स्विच है ना, स्विच के अंदर सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे ट्रैकिंग कलर। इसका ट्रैकिंग कलर क्या हो, ट्रैक का मतलब होता है कि जो इसका बॉर्डर वगैरह या जो इसका नॉर्मल वे है, जिस तरह से अगर आप लगाते हो इनपुट का टैग, तो उसका अगर आप ट्रैक लगाते हो ना रेंज का, तो वो जो लाइन जा रही होती है, या अगर आप ये स्क्रोल इस्तेमाल कर रहे हो, ये वाला ये इसका ट्रैक है। आ रही समझ? तो स्विच का ट्रैक कौन सा है, जिसके ऊपर ये बटन मूव हो रहा है, तो हम यहाँ पर ट्रैक देंगे।
ट्रैक को हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, सबसे पहले इसको देंगे फॉल्स। अगर आपका ट्रैक फॉल्स होता है देन इसके ऊपर कलर अप्लाई कर दो रेड, और अगर आपका जो ट्रैक है वो होता है ट्रू देन आप इसको ऊपर अप्लाई कर दो ग्रीन। अब बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास फॉल्स मैंने लिखा हुआ है इसको, यानी फॉल्स, इसको अगर फॉल्स है तो रेड, अगर ट्रू है तो फिर हम इसको करेंगे यहाँ पे ग्रीन। अब इसकी हम वैल्यू चेंज किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे थंब कलर लगाएंगे यहाँ पे, बल्कि इसको हम पहले वैल्यू दे देते हैं, हम इसको वैल्यू देते हैं, वैल्यू इसको हम दे देते हैं इज़ इनेबल दी। अब सेव करेंगे तो मेरे पास ये रेड ही है। अगर इसको यहाँ पे मैं ट्रू करता हूँ, अब इसको मैं ट्रू करता हूँ, अब इसको सेव करता हूँ तो मेरे पास ग्रीन हो गया। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसके साथ मैच करेगा। अगर ये ट्रू है देन मेरे पास कर देगा ये सेकंड वाला स्टेट, मतलब सेकंड जो प्रॉपर्टी है ग्रीन वाली वो इसके ऊपर अप्लाई कर देगा। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लगाता हूँ, जो फर्स्ट कलर मैंने इसके ऊपर लगाया है, मतलब इसको मैंने इक्वल किया ना, अगर फॉल्स है तो फिर इसको कर दो रेड, अगर ट्रू है फिर इसको कर दो ग्रीन। सिंपली लिखा ना, इसके अंदर मैंने कोई वो इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ तो है ना की। तो सेम उस तरह से आपकी ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब फॉल्स किया तो ये रेड हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब उस वैल्यू को किस तरह से चेंज करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे इसका लगाएंगे थंब कलर, बल्कि थंब कलर भी लगाने की जरूरत नहीं, आप जैसे इसके ऊपर लिखो ऑन वैल्यू चेंज, कि जब इसकी वैल्यू चेंज हो तो चेंज होने के बाद क्या करो, आप यहाँ पे लगा दो इसको टॉगल स्विच। यहाँ पे आप टॉगल स्विच एक बटन दे दो। अब इसको हम ऊपर डिफाइन भी करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और ऊपर हम जिस तरह से एरो फंक्शन लेते हैं वहाँ उसी तरह से हम कांस्टेंट स्विच इसको इक्वल करेंगे और एरो फंक्शन, और यहाँ पे हम करेंगे सेट इज़ इनेबल्ड। अगर आपका सेट जो है वो इज़ इनेबल्ड है, अगर आपको इनेबल हो जाता है देन क्या करो, देन जो इसका प्रीवियस स्टेट है, अब यहाँ पे आप इसको खुद से लिख लेना प्रीवियस स्टेट। ठीक हो गया। जो इसका प्रीवियस स्टेट है ना उसको आप यहाँ पे इसको कर दो नॉट इक्वल टू प्रीवियस स्टेट, मतलब आपका प्रीवियस स्टेट जो है वो स्विच होता है, जो पहले वाला नहीं है वो सेकंड वाला बन जाता है। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो एक मेरे पास ग्रीन बन रहा है और दूसरा मेरे पास रेड बन रहा है, मतलब ये स्विच वर्किंग कर रहा है। अब जो इसका थंब कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो। थंब का मतलब है ये वाला बटन जो आपको वाइट नज़र आ रहा है ना, जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, इसे बोलते हैं थंब। तो हम यहाँ पे थंब लिखेंगे, थंब कलर, और इसको हम इक्वल कर देंगे सेम इस तरह से कि अगर आपका ये इज़ इनेबल होता है, अगर आपका बटन इनेबल है देन क्या करो, देन आप इसके ऊपर ये कलर अप्लाई कर दो येलो, और अगर आपका ये जो है वो मतलब नहीं होता कुछ और होता है देन इसके ऊपर कलर कर दो ब्लू। अगर इज़ इनेबल होगा यहाँ पे, अगर हमारे पास थंब कलर इज़ इनेबल होगा, अच्छा इसको ना आपने लगाना सिंगल करली ब्रैकेट्स के अंदर, मैंने यहाँ पे डबल लगा दिए, इस वजह से एरर कर। आप सेव करूँगा, आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ब्लू है, क्योंकि इज़ इनेबल जो मेरे पास है वो फॉल्स है। अब जैसे ये ट्रू होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और इसका कलर वैसे चेंज होना चाहिए, तो इज़ इनेबल आई थिंक ये ठीक है, येलो और ब्लू, ठीक है। इसको हम यहाँ पे करते हैं एक दफ़ा और अब इसको सेव करते हैं। अब इसका ये हो रहा है, अब क्लिक करते हैं तो इसका कलर चेंज हो रहा है। अब ठीक है, जो फर्स्ट वाला, अब क्योंकि जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना वो भी फर्स्ट के साथ मैच करेगा, तो इसलिए आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो इज़ इनेबल, और इसके जो थंब है उसके ऊपर भी आप टू स्विच कलर लगा सकते हो। फर्स्ट और दोगे और सेकंड के ऊपर आपका जो बैक वाला है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देगा। मज़ीद आप इसके ऊपर एक और कलर वो चेंज करके देख लेते हैं, मे बी इसके ऊपर वर्क करे, नहीं इसके ऊपर वो बैक वाले को ही ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर ना स्विच सिस्टम आसानी के साथ लगा सकते हो। आई होप आपको स्विच सिस्टम भी लगाना आ गया होगा कि किस तरह से हम रिएक्ट नेटिव के अंदर स्विच सिस्टम लगाते हैं। अब आपको स्विच सिस्टम की भी समझ लग गई। अब हम देखेंगे लिस्ट व्यू को। दोस्तों लिस्ट व्यू के अंदर क्या है कि आपके पास मल्टीपल जब डाटा होता है ना, आपके पास बहुत सारा डाटा है और आपने उसको पेज के अंदर रेंडर करवाना है, शो करवाना है, तो उसके लिए आप मैप का भी इस्तेमाल करते हो और आप फ्लैट लिस्ट का भी इस्तेमाल करते हो और सेक्शन लिस्ट का भी इस्तेमाल करते हो। नॉर्मली हम रिएक्ट जीएस के अंदर मैप का इस्तेमाल करते हैं, वो हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट मेथड है वो है फ्लैट लिस्ट और सेक्शन लिस्ट। अब सबसे पहले हम देखेंगे फ्लैट लिस्ट को। फ्लैट लिस्ट को इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। सिंपली आपने ऊपर इंपोर्ट में जाकर ना यहाँ पे लिखना है फ्लैट लिस्ट, या आपने फ्लैट लिस्ट यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों फ्लैट लिस्ट के अंदर ना मतलब आपके पास मल्टीपल डाटा होता है, ज़्यादा डाटा होता है, क्योंकि आपकी एक लिस्ट बन रही है। तो अब उस लिस्ट के अंदर जो डाटा है वो भी तो कहीं से आना है। उस डाटा को आप कहीं वेरिएबल के अंदर खुद से भी स्टोर कर सकते हो, और अगर आप यूज़ कर रहे हो APIs का तो आप API की मदद से उस डाटा को भी रेंडर करवा सकते हो। मैं चूँकि कोई API इस्तेमाल नहीं कर रहा,
मैं यहाँ पे अपना डाटा लिख दूंगा। यहाँ पे एक मैं कांस्टेंट लूँगा जिसको मैं नाम दूंगा डाटा, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट्स जिससे आप एरे बोलते हो हम एरे देंगे। एरे के अंदर हम करली ब्रैकेट्स के अंदर आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, इस तरह से हम डाटा को सेव कर देंगे। ये बिल्कुल सिंपल से हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर मतलब एक एरे और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट की सूरत में डाटा किस तरह से पास करते हैं, तो ये आपने दे देना है। ये वाला डाटा आप ये जो आपकी RN एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन इससे ऊपर भी रख सकते हो और इसके अंदर भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, लेकिन बेस्ट वे है कि आप इसको इसके ऊपर डिफाइन करो या किसी अलग फाइल के अंदर डिफाइन करके वहाँ से इंपोर्ट करो। अब जहाँ पे आपका सेफ एरिया व्यू आ रहा है ना, वहाँ पे आपने यूज़ करना फ्लैट लिस्ट का। अब दोस्तों फ्लैट लिस्ट के अंदर ना हमारे पास होते हैं दो एट्रीब्यूट मेन जिनका हमने खास ख्याल रखना होता है। सबसे पहले डाटा। अब डाटा का क्या मतलब है कि आपका डाटा आ कहाँ से रहा है, कि आपका डाटा कौन सा है। तो हमारे पास डाटा कहाँ से आ रहा है, इस वेरिएबल से। तो मैं इस वेरिएबल का नाम यहाँ पे दे दूंगा। मैं इसको यहाँ पे इस तरह से भी कर सकता हूँ, डाटा लिस्ट, ताकि आपको मज़ीद अच्छे से याद हो कि डाटा कहाँ से आ रहा है। डाटा लिस्ट, ये वाला ऊपर लिस्ट, ये हमारे पास आ गई इस डाटा के अंदर। फिर हम इसको देते हैं रेंडर आइटम। अब रेंडर का मतलब होता है कि आपने कौन सा डाटा रेंडर करवाना है। अब डाटा तो हमारे पास है ये वाला, तो अब इसमें हमने रेंडर कौन सा करवाना है। सिंपली हमने इसके आगे जिस तरह से आप रेंडर फंक्शन डिफाइन करते हो ना, हमने सिंपली उसी तरह से यहाँ पे लगा देना करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर फिर हम लगाएंगे छोटे ब्रैकेट्स जिसे पेरेंथेसिस बोलते हैं, फिर उसके अंदर हम देंगे करली ब्रैकेट्स और इसको हम देंगे ना आइटम, कि इसका जो जितना भी डाटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आइटम को। ठीक हो गया। फिर इससे बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद यहाँ पे आप इसको एक फंक्शन डिफाइन करो। अब फंक्शन के अंदर आप अपना जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पे रेंडर कर दो। अब फंक्शन कंपोनेंट में रेंडर कर रहा हूँ यहाँ पे आइटम। हालांकि आइटम कंपोनेंट को मैंने डिफाइन नहीं किया, अब ये आइटम किया। अब इसको मैं कॉपी करके ऊपर एक कांस्टेंट लूँगा और यहाँ पे कांस्टेंट, और कांस्टेंट के आगे मैं लिख दूंगा आइटम, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया क्लोज, ताकि हमारा जो एक आइटम वाला कंपोनेंट है वो भी इसके अंदर क्लोज हो गया। और इसके अंदर यहाँ पे रिटर्न लगा दूंगा। रिटर्न के अंदर मैं इसको कोई भी वैल्यू पास करता हूँ, या इसके अंदर मैं ये फिलहाल के लिए ये ब्रैकेट्स डाल के इसको छोड़ रहा हूँ। और इसके अंदर हम एक लगा देंगे व्यू यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज भी कर दूंगा व्यू को। और ये जो व्यू है इसको भी हम ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स के अंदर। यहाँ पे इसको भी इंपोर्ट किया और इसके साथ हम टेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर टेक्स्ट भी इस्तेमाल करना है। अब ये टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट का, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट को कर दिया क्लोज। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक, और इसको सेव किया तो मेरे पास कितनी आइटम्स आ गई, 4 दफ़ा एक एक आ गया। अब ये 4 दफ़ा एक एक कहाँ से आ रहा है, अब ये आइटम्स मेरे पास 4 है, इस वजह से मेरे पास यहाँ पे एक प्रिंट हो रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक प्रिंट नहीं करवाना, मुझे ये वाली वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है। तो वो बिल्कुल सिंपल सी बात है और सिंपल सी चीज़ है। आप ये आइटम को यहाँ पे कर रहे हो, मतलब रेंडर करवा रहे हो, इसको आप यहाँ पे एट्रीब्यूट दो टाइटल के नाम से, टाइटल के नाम से दिया, और इसके आप इक्वल आगे लिखो आइटम। ये जो आपका आइटम एट्रीब्यूट है डॉट नेम, ये जो ऊपर हम नेम लिख रहे हैं ना, ये वाला नेम वाला एट्रीब्यूट, ये वाला इंपोर्ट हो गया इस टाइटल के अंदर। अब इस टाइटल को यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर लगाऊंगा, और इस टेक्स्ट के अंदर करली ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो जितने भी मेरे टाइटल्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक हो गया। अब मुझे आईडी प्रिंट करवानी है, तो सिंपली यहाँ पे मैं आईडी दूंगा और इसको मैं यहाँ पे इक्वल कर दूंगा और इसको दूंगा आइटम डॉट आईडी। ठीक हो गया। और अब मुझे आईडी को प्रिंट करवाना है, तो सिंपली यहाँ पे कॉमा लगा के इसको यहाँ पे आईडी को कर दूंगा और इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख दूंगा आईडी। तो मेरे पास आईडी भी प्रिंट होगी और मेरे पास टाइटल भी प्रिंट हो गया। अब मुझे डिस्क्रिप्शन भी प्रिंट करवानी है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ डिस्क्रिप्शन, और इसको ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ DES, और इस DES को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। डिस्क्रिप्शन को इसको इक्वल किया और यहाँ पे मैं लिखूंगा आइटम डॉट DES, और ये जो DES या डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ से आ रही है। अब मेरे पास जितना भी डाटा था वो मेरे पास पेज के अंदर आ गया। अब इसको मज़ीद आप मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे आप लगा सकते हो की एक्सट्रैक्टर। ये इससे क्या होगा कि आपका जो भी फ्लैट लिस्ट आइटम आ रही है ना, उसको आप अलग से एक ID डिफाइन कर दोगे। तो यहाँ पे इसको आप आइटम और यहाँ पे इसको दोगे आइटम डॉट ID, तो आपकी ID इसकी एक्सट्रैक्टर के अंदर आ जाएगी। ठीक हो गया। अब जितना भी आपका डाटा था फ्लैट लिस्ट वाला वो सारा आपके पेज के ऊपर डिस्प्ले हो गया। इस तरह से आप जो डाटा फ्लैट लिस्ट वाला अपने पेज के अंदर शो करवाते हो। ये डाटा आप कहीं से भी उठा सकते हो, API से, किसी अलग वेरिएबल से, किसी दूसरी वेबसाइट से, मतलब आप कहीं से भी ये डाटा यहाँ पे लिख सकते हो। आई होप आपको फ्लैट लिस्ट की समझ आई होगी कि हम फ्लैट लिस्ट का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं।
आई होप आपको फ्लैट लिस्ट बहुत ही ईजी लगा होगा। अब सेम तरह से हमारे पास है सेक्शन लिस्ट, जिसके अंदर हम सेक्शन वाइज डाटा को अलग अलग पेज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम सीखते हैं सेक्शन लिस्ट को। दोस्तों, जिस तरह से आपने सीखा फ्लैट लिस्ट, सेक्शन लिस्ट भी उसी तरह से काम करता है और उसी तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। वो किस तरह से होती है? सबसे पहले आप यहाँ पे सेक्शन लिस्ट को इंपोर्ट करते हो। अब सेक्शन लिस्ट के लिए भी मुझे डाटा चाहिए, तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करवा सकता हूँ। जिस तरह से होम के अंदर मुझे पिज़्ज़ा, बर्गर और रेस्टोरेंट ये शो करवाना है। फिर उसके बाद सेक्शन ले रहा हूँ अबाउट का, अबाउट के अंदर पर्सनल, डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट। फिर मैं एक ले रहा हूँ एक्शन, एक्शन के अंदर लॉग इन, लॉग आउट, प्रोफाइल, और रजिस्टर के अंदर भी लॉग इन, लॉग आउट, प्रोफाइल रख रहा हूँ। आप इसके अंदर मज़ीद यहाँ पे इसको आप रजिस्टर के अंदर रजिस्टर लॉग इन और रजिस्टर लॉग आउट, रजिस्टर प्रोफाइल, जो भी आप डाटा देना चाहो आप इसको यहाँ पे दे सकते हो। ठीक हो गया? ये आपके पास डाटा है और डाटा मैंने ले लिया है वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल मेरे पास कौन सी है? डाटा। ठीक हो गया? अब ये जो रिटर्न है ना, सेफ एरिया, अब सेफ एरिया के अंदर मैं यहाँ पे लूँगा सेक्शन लिस्ट। सेक्शन लिस्ट ली और सेक्शन लिस्ट को यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब ये जो सेक्शन लिस्ट है ना, इसके अंदर एक लूँगा सेक्शन, और सेक्शन के अंदर जो डाटा मेरे पास है वो मैं यहाँ पे दूंगा। यहाँ पे आप दोगे सेक्शन और डाटा। डाटा मेरे पास ऊपर वाला है। पहले हम देते थे फ्लैट लिस्ट के अंदर सेक्शन, लेकिन यहाँ पे हम देंगे सेक्शंस, और सेक्शंस के अंदर हम देंगे यहाँ पे डाटा। ठीक हो गया? उसके बाद हम यहाँ पे देंगे इसको की एक्सट्रैक्टर। अब की एक्सट्रैक्टर भी हम सेम उसी तरह से जिस तरह से पहले डिफाइन करते थे उसी तरह से देंगे। इसके अंदर हम यहाँ पे इसको इक्वल करेंगे। यहाँ पे अगेन कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अगेन छोटी ब्रैकेट, फिर उसको हम देंगे आइटम कॉमा इंडेक्स। ठीक हो गया? और फिर इससे बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे इसको हम देंगे आइटम प्लस इंडेक्स, कि आइटम और इंडेक्स आपका दोनों यहाँ पे आ गए। ठीक हो गया? फिर उसके बाद हम यहाँ पे देंगे रेंडर आइटम, कि आपकी आइटम्स रेंडर हो रही हैं। अब रेंडर के अंदर आप अपने डाटा को रेंडर करवाते हो। अब इस रेंडर को आप अलग से ऊपर कंपोनेंट लगा के और उस कंपोनेंट को भी यहाँ पे लिख सकते हो, या आप खुद से भी यहाँ पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे खुद से लिखूंगा चीज़ें, और आपको आसानी से समझ आ जाएगी किस तरह से डाटा को रेंडर करवा रहा है। कर्ली ब्रैकेट्स, फिर इसके अंदर पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस के अंदर फिर कर्ली ब्रैकेट्स, जिस तरह से आप नॉर्मली डाटा को लिखते हो। मैं यहाँ पे दूंगा इसको आइटम, और इससे बाहर आएंगे और यहाँ पे फिर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस तरह से पेरेंथेसिस का, और यहाँ पे हम डाटा को रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने के लिए यहाँ पे मैं व्यू लिखूँगा और यहाँ पे व्यू। अब यहाँ पे रिटर्न, वैसे भी रिटर्न का इस्तेमाल कर सकते हो, रिटर्न कीवर्ड का। अब इस व्यू को भी ऊपर आप यहाँ पे इम्पोर्ट करो, कॉमा लगाए, और साथ में हम इसको जो टेक्स्ट है उसको भी ऊपर इंपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे अब ये जो व्यू है ना, व्यू के अंदर हम लेंगे टेक्स्ट। यहाँ पे हम दिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम देंगे इसको आइटम, और आइटम को हमने जो वहाँ पे रखा हुआ था, मतलब जो भी नेम वगैरह रखा हुआ था, तो यहाँ पे इसको दूंगा आइटम, और यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ टेक्स्ट टू क्लोज। ठीक हो गया? ये मैंने किया टेक्स्ट को क्लोज, और जितने भी मेरे पास टाइटल थे वो सारे, और जितना भी इसका डाटा था वो सारा प्रिंट हो गया। आई होप अब यहाँ पे देख सकते हो। ठीक हो गया? अब मैं इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ कि मेरा कौन सा जो सेक्शन है उसका डाटा, और कौन सा, मतलब सेक्शन का टाइटल कौन सा है और उसके अंदर डाटा कौन सा है। तो सिंपली जहाँ पे आपका ये क्लोज हो रहा है ना, उसके बाद आप आ जाओ और यहाँ पे लिखो रेंडर सेक्शन हेडर। रेंडर सेक्शन हेडर, यहाँ पे आप रेंडर सेक्शन फुटर भी कर सकते हो, हेडर भी कर सकते हो। वो टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। ठीक हो गया? लेकिन आपको बेसिक फंक्शनैलिटी में समझा रहा हूँ। एडवांस फंक्शनैलिटी के लिए हम एडवांस जो ट्यूटोरियल्स हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हम यहाँ पे देंगे सेक्शन, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स, फिर पेरेंथेसिस जिसे हम छोटी ब्रैकेट बोलते हैं, फिर उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे हम सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन, और इसको हम इक्वल कर देंगे टाइटल के। तो इसके लिए भी हम सिंपली इसके अंदर यूज़ करेंगे टाइटल का। तो यहाँ पे हम टाइटल, ठीक हो गया, और यहाँ पे, और इसको हम क्लोज कर दें। इससे बाहर आएंगे और इससे बाहर हम आके अगेन यहाँ पे पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस के अंदर हम लिख देंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम लिख देंगे टाइटल को। ठीक हो गया यहाँ पे, और इसको कर देता हूँ यहाँ पे टाइटल। अब टाइटल मेरे पास वहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा, टाइटल मैं यहाँ पे लिखूँगा तब ये मेरे पास प्रिंट होगा टाइटल। ठीक हो गया? अब सेव किया तो मेरे पास टाइटल भी प्रिंट हो गया। अब इस टाइटल को हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे, तो मैं यहाँ पे स्टाइल करता हूँ, और स्टाइल के लिए मैं इसको थोड़ा सा दूंगा फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ को मैं दूंगा यहाँ पे 25। ठीक हो गया? अब सेव करेंगे, मेरे पास थोड़ा सा इसके जो सेक्शंस हैं वो उस तरह से आ रहे हैं। ठीक है? ये देखिए एक्शन, रजिस्टर और बाकी सारा मेरे पास डाटा आ रहा है। फिर इसके ऊपर हम फ़ॉन्ट वेट लगा सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट इसको लगा देता हूँ यहाँ पे
बोल्ड। सेव करेंगे तो ये मेरे पास सेक्शन आ गया और सेक्शन के जो टाइटल्स है वो मेरे पास बोल्ड आ गया। अब आपको पता चल गया होम सेक्शन, अबाउट सेक्शन, एक्शन सेक्शन और रजिस्टर। आई होप आपको जो सेक्शन लिस्ट है उसकी समझ आ गई होगी क्या किस तरह से सेक्शन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं रिएक्ट नेटिव। अब दोस्तों आपका बटन कंपोनेंट, स्विच कंपोनेंट, फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट एंड सेक्शन कंपोनेंट, ये आपके 4 कंप्लीट हो गए। और 6 जो बेसिक कंपोनेंट थे वो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए थे। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं एंड्रॉयड कंपोनेंट एंड एपीआई, iOS कंपोनेंट एंड एपीआईज एंड अदर्स। अगर आप ये सारे भी सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपने नीचे कमेंट्स करने हैं, मैं अलग से एक सीरीज़ बना के इनको भी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन जो हमारा रिएक्ट नेटिव 15 डेज चैलेंज है ना, उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं है। उसके अंदर हमारे ये बेसिक थे और लिस्ट व्यू और यूज़र इंटरफेस ये वाला था, क्योंकि मोस्टली ना यही इस्तेमाल हो रहे होते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, आपकी ऐप के अंदर ऑलमोस्ट 70% ये वाले इस्तेमाल होते हैं। बाकी जो आपके नीचे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एंड्रॉयड कंपोनेंट, अदर कंपोनेंट, ये भी आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं। ये भी आप सीखो, ये आप खुद से भी सीख सकते हो। अगर आपको खुद से समझ ना आए, इन 15 डेज़ को कंप्लीट करने के बाद आपके पास ऐप डेवलपमेंट का अच्छा नॉलेज हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप ऐप डेवलपमेंट किस तरह से करते हो। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, आपको लगे कि आप ये सीखना चाहते हो और आप खुद से नहीं सीख पा रहे, तो आपने नीचे कमेंट्स करने हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो नीचे कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और आप लोगों के लिए मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट बना सकूं।